कहानी की शुरुआत में हम मॉरिस नाम के एक शातिर चोर को देखते हैं जिसे बैंक से चोरी के केस में पकड़कर उम्र भर की कैद के लिए दुनिया की सबसे सिक्योर जेल एल्केट्राज में कैद करने के लिए ले जाया जा रहा होता है। एल्केट्राज एक ऐसी जेल है जिसे समंदर के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बनाया गया है, यानी अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर भी आता है तब भी वो भाग नहीं सकता, क्योंकि आगे इसका रास्ता पानी रोक लेता है। इसीलिए इस जेल को दुनिया का सबसे सिक्योर जेल का दर्जा हासिल था। यहाँ सिर्फ दुनिया के टॉप क्रिमिनल्स को रखा जाता है, लेकिन जल्द ही इस जेल का रुतबा मिट्टी में मिलने वाला था, क्योंकि अब इस जेल में एंट्री हो चुकी थी फ्रैंक मॉरिस नाम के एक शातिर चोर की, जो पहले भी कई बार जेल तोड़कर भाग चुका है। लेकिन इस बार मॉरिस थोड़ा घबरा गया, क्योंकि ये जेल बहुत ही ज्यादा सिक्योर थी। मगर मॉरिस को यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल नहीं गुजारनी थी। वो जल्द से जल्द इस जेल से भागना चाहता था। जेल में एंटर होते ही मॉरिस भागने का सोचने लगा। मॉरिस को सर से पांव तक फुल चेकिंग करके उसे एक सेल में लॉक किया जाता है। एक गार्ड आकर मॉरिस से कहता है कि वेलकम टू एल्केट्राज, और यहाँ से होती है असल कहानी शुरू। तभी अचानक एक बेल बजती और सभी सेल के गेट्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। अफसर कैदियों को बाहर बुलाते हैं। इस जेल का डिसिप्लिन ही बहुत सख्त है। कैदियों को साफ सफाई और अपने टाइम पर सेल जाने की असूलों को फॉलो करना पड़ता है। सब एक जैसा यूनिफॉर्म पहनकर लाइन में ब्रेकफास्ट खाने आ जाते हैं। मॉरिस के सामने लिटमस नाम का एक कैदी होता है। मॉरिस पूछता है कि मुझे तो कांटा ही नहीं मिला, अब मैं नूडल्स कैसे खाऊंगा। लिटमस तंजिया अंदाज में कहता है कि तुम्हारा घर नहीं है, जो मिला है इसे चुपचाप खा लो। तभी वुल्फ नाम का एक खतरनाक कैदी मॉरिस को चिढ़ाने लगता है। वुल्फ से जेल में हर एक कैदी तंग था। वो यहाँ पर हर एक कैदी पर अपनी मनमानी चलाता था और उस पर काफी सारे केसेस भी थे। इस जेल में एक से बढ़कर एक खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है और इस दौरान मॉरिस उसे अपनी प्लेट दे देता है। जब मॉरिस टेबल के नीचे से देखता है तो उसे पता चलता है कि लिटमस खुद खाना नहीं खा रहा, वो चूहे को दे रहा है। रात को एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के पास लेकर जाता है। जब मॉरिस वार्डन के ऑफिस में पहुंचता है तो वार्डन मॉरिस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो सब यहाँ किसी काम का नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए, लेकिन यहाँ से कोई बच नहीं पाया। यहाँ कैदी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। 2 महीने में कोई एक बार ही कोई तुमसे मिलने आ सकता है, और वो भी तब अगर मेरा मूड अच्छा हो। यहाँ का वार्डन बहुत ही सख्त इंसान था, जो जरा सी गलतियों पर भी कैदियों को सख्त से सख्त सजा देता था। वार्डन कहता है कि यहाँ से भागने का सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। इस पर मॉरिस जवाब देता है कि नहीं सर, आपके होते हुए यहाँ से भागने का कौन सोच सकता है, और किसमें इतनी हिम्मत आ गई। लेकिन असल में मॉरिस के दिमाग में पहले ही दिन से यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। इस दौरान मॉरिस मौका देखते ही वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है, जो वैसे तो बहुत छोटी सी चीज थी, मगर मॉरिस को पता था कि इस छोटे से नेल कटर से भी एल्केट्राज के जेल में बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है। मॉरिस वापस सेल में आते ही इस नेल कटर को बाइबल में छुपा देता है। अगले दिन बाथरूम में वुल्फ फिर मॉरिस को परेशान करने लगता है, और इस बार मॉरिस की खैर नहीं थी। अब मॉरिस उसे छोड़ने वाला नहीं था। मॉरिस उसे अपना असली रूप दिखाता है और उसे पकड़कर उसकी खूब धुलाई करता है। वुल्फ को पीटने के बाद अब मॉरिस का पूरे जेल में एक अलग रुतबा बन गया। हर कोई मॉरिस से डरने लगा। इसके बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दिया जाता है। वहाँ इंग्लिश नाम के एक आदमी से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो इस जेल का सीनियर कैदी है। इंग्लिश के भी 2 आदमियों की कत्ल की वजह से उम्र भर कैद सुनाई गई थी। उसने इस जेल में अपनी आधी जिंदगी गुजार दी थी। वो इस जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इसे जेल की हर बात की खबर रहती थी। इसे ये भी पता था कि आज सुबह मॉरिस और वुल्फ की लड़ाई हुई है। वो मॉरिस को कुछ किताबें देता है, जिन्हें मॉरिस को हर एक कैदी के सेल में पहुंचाना होता है। अगले सीन में एक खुली जगह दिखाई देती है, जहाँ कैदी कोई न कोई गेम खेल रहे होते हैं। मॉरिस डॉग नाम के एक आर्टिस्ट से मिलता है, जो खुद की पेंटिंग बना रहा होता है। डॉग एकदम सीधा साधा और डिसेंट इंसान था, जो कई सालों से यहाँ सजा काट रहा था। इसे पेंटिंग करने का बहुत ही शौक था और अपना ज्यादातर वक्त वो पेंटिंग में लगाता था। डॉग का कहना था कि एल्केट्राज की जेल में कोई भी पागल हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग अभी तक सिर्फ पेंटिंग की वजह से चल रहा है। मॉरिस उससे पूछता है कि इस पेंटिंग में फूल क्यों बना रखा है, ये तुम्हारी शर्ट में तो नहीं लगा हुआ। डॉग कहता है कि ये मेरी एक खुशी है जो सिर्फ पेंटिंग में है। उसके बाद जब मॉरिस अपनी दाएं तरफ देखता है तो उसे ऊपर इंग्लिश दिखाई देता है। मॉरिस इंग्लिश की तरफ जाता है। जब मॉरिस उसके करीब जाता है तो उसके चेले उसको रोक देते हैं। तब इंग्लिश इसे इशारा करता है कि आने दो, अपना ही आदमी है। फिर मॉरिस उसके साथ जाके बैठ जाता है। फौरन ही अपनी दिल की बात कह देता है। मॉरिस उससे कहता है कि यहाँ से बचने में क्या आप मेरी मदद करेंगे। ये बात सुनकर इंग्लिश तो हंस देता है। देखो बेटा, ये महज सिर्फ एक जेल नहीं, यहाँ से निकलना है तो पहले हमें मरना पड़ेगा, तब जाके हमारी डेड बॉडी यहाँ से कब्रिस्तान पर जा पहुँचेगी। चलो मान भी लिया कि तुम इन बड़ी दीवारों में चढ़ भी गए और इसके बाद खतरनाक कोशिश को क्रॉस भी कर लिया
और किसी जादुई तरीके से यहाँ के सैकड़ों गार्ड से बचकर तुम यहाँ से बाहर भी निकल जाओ, लेकिन तब भी यहाँ से भाग नहीं पाओगे क्योंकि आगे तुम्हारा रास्ता समंदर रोक लेगा। इसलिए टाइम बर्बाद मत करो और चुपचाप सजा काट लो, कम से कम जिंदा तो बचे रहोगे। लेकिन मॉरिस तो अपने इरादे का पक्का था, वो हर हाल में इस जेल से भागना चाहता था। इस सेल में एक अफसर इसे बताता है कि तुम्हें कल से कारपेंटरी का काम दिया जाएगा और 1 घंटे का 5 सेंट भी दिए जाएंगे। मॉरिस इस काम के लिए फौरन रजामंद हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि वहाँ से इसे भागने में कोई औजार मिल सकता है। अगले दिन मॉरिस लिटमस से यहाँ से बचने का तरीका पूछता है। अरे ये तो बहुत ही आसान है, हर सेल में एक एयर वेंट होता है जिसके जरिए तुम छत पर पहुंच सकते हो। और मॉरिस की बातों पर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अब डॉग मॉरिस को खबरदार करता है कि वुल्फ तुम्हारी तरफ आ रहा है। अभी वुल्फ मॉरिस पर चाकू से वार करने आता है। फिर मॉरिस जल्दी से अपना कोट हाथ में लपेटकर उसके साथ लड़ने लग जाता है। इतने में एक गार्ड उसे रोकने आता है तो वुल्फ गार्ड पर भी चाकू से वार कर देता है। अब मामला बिगड़ जाता है और वॉच टावर का गार्ड शूट करने लगता है। तब जाकर मॉरिस और वुल्फ लड़ना बंद करते हैं। मॉरिस को पता ही नहीं था कि वॉच टावर पर भी एक गार्ड है। वो अब एक एक करके इस जेल की हर एक बात को नोटिस करने लग जाता है। फिर गार्ड मॉरिस और वुल्फ को टी ब्लॉक में ले जाते हैं जहाँ रात भर कैदियों को अंधेरे में रख कर टॉर्चर किया जाता है। ये एक ऐसा सेल था जहाँ कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता था। जाने से पहले वुल्फ मॉरिस को धमकाता है कि बेटा तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों होगी। इस रात मॉरिस को तरह तरह के टॉर्चर सहने पड़ते हैं जिससे मॉरिस की हालत काफी खराब हो जाती है। 2 हफ्ते तक इसे इस अंधेरे वाले सेल में रखा जाता है। फिर 2 हफ्ते के बाद उसे अपने सेल में वापस लेकर आते हैं। लिटमस अपने पालतू चूहे से एक नोट भेजता है जिसपे लिखा होता है वेलकम बैक मॉरिस। फिर एक दिन चार्ली नाम का एक कैदी आता है जिसे मॉरिस के साथ वाले सेल में रखा जाता है। मॉरिस और चार्ली की दोस्ती हो जाती है। मॉरिस इसे फिर अपने दूसरे दोस्तों से भी मिलवाता है। तभी वार्डन किसी को बताए बगैर हर एक कैदी के सेल को चेक करता है। जब वो डॉग के सेल में जाता है तो डॉग के सेल में इसकी बनाई हुई काफी सारी पेंटिंग्स होती हैं। वार्डन हैरान रह जाता है, इसकी तो दिन ब दिन पेंटिंग्स ही बढ़ी जा रही हैं। डॉग ने वार्डन की पेंटिंग भी बना के रखी थी। इसे देखकर वार्डन मुस्कुराने लग जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों अगले दिन वार्डन गार्ड्स को हुक्म देता है कि डॉग के सेल में जितनी भी पेंटिंग्स हैं इनको बाहर फेंक दिया जाए। इस फैसले ने डॉग को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया क्योंकि डॉग सिर्फ अपनी पेंटिंग्स के सहारे ही जिंदा था। वो अपनी बनाई हुई हर एक पेंटिंग से बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि यहाँ उसके सिर्फ एक ही खुशी थी जो इस बेचारे से छीन ली गई। मॉरिस उसे समझाता कि कोई बात नहीं, पेंटिंग ही थी और तुम और बना लेना, लेकिन डॉग उस सदमे से बाहर नहीं आ रहा था। मॉरिस उसे देखकर गार्ड को कहता है प्लीज इस पर नजर रखें, ये बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा है, कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। फिर गार्ड मॉरिस को कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। डॉग को भी मॉरिस के साथ कारपेंटर का काम दिया जाता है। तभी डॉग छुप कर मॉरिस की जेब में कुछ रख देता है, जिसके बाद एक गार्ड को बुलाता है और कारपेंटरी के लिए दी गई कुल्हाड़ी से अपनी 3 उंगलियां काट लेता है और कहता है कि मैं जिन उंगलियों से पेंट नहीं कर सकता उनकी मुझे जरूरत नहीं। ये कहकर वो चिल्लाने लगता है। तब गार्ड इसे पकड़ कर ले जाते हैं। तब मॉरिस देखता है कि डॉग ने इसकी जेब में वही फूल रखा था जो उसने अपनी पेंटिंग पे बनाया था। तब मॉरिस को लगता है कि शायद वो मॉरिस को बताना चाहता है इन लोगों ने मेरी खुशी छीन ली। मॉरिस डॉग की कटी हुई उंगलियां गार्ड को जाकर देता और कहता है कि जाओ वार्डन को दे दो, वो इसे देखकर बहुत खुश होगा। अगले दिन मॉरिस देखता है कि एक कॉकरोच आयरलैंड के अंदर जा रहा है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। फिर उसे इंग्लिश आकर बताता है कि डॉग ने खुद उंगलियां इसलिए काटी क्योंकि उसे बेंडिंग करने की इजाजत रद्द कर दी गई थी, इसलिए उसने तंग आकर अपनी उंगलियां काट ली। ये जानकर मॉरिस को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन मॉरिस से पूछता है कि तुम इस डॉग को क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो। मॉरिस कहता है ऐसा कुछ नहीं। ये कहकर मॉरिस टेबल पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात 2 भाइयों जॉन और क्लेरेंस से होती है। मॉरिस उनसे ऐसे बात करता है जैसे इन्हें बहुत पहले से जानता हो। जेल से भागने का तरीका आसान लगने लगा क्योंकि ये दोनों भाई बहुत ही शातिर थे। दोपहर को चार्ली की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है और दूसरी तरफ इंग्लिश की बेटी उससे मिलने आती है। इंग्लिश अपनी बेटी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी बेटी इसकी गैर मौजूदगी में काफी बड़ी हो चुकी थी और इंग्लिश को अपनी बेटी का बचपन ना देख पाने का बहुत अफसोस था। दूसरी तरफ चार्ली को वो बताती है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर कहते हैं कि अब वो 1-2 महीने से ज्यादा नहीं बच पाएंगी। ये बात सुनकर चार्ली अल्काट्राज से भागने का सोचने लगता है और इतने में गार्ड आकर कहता है कि बात करने का वक्त खत्म हो चुका है। चार्ली बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बनाओ तो मुझे भी जरूर शामिल करना। अगले दिन मॉरिस, चार्ली और जॉन और क्लेरेंस की मीटिंग होती है। अब मॉरिस उन्हें बताता है कि हर सेल का एक एयर वेंट ऊपर छत पर खुलता है और दूसरी बात ये कि ये जगह खारे पानी से भरे समंदर के बीच में है, जिसकी वजह से दीवारें कमजोर हो गई हैं। मेरे पास एक नेल कटर है और मैंने खुदाई बहुत पहले से ही शुरू कर दी है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके इससे खोदूं तो एक टनल बनाकर वहाँ से जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। यहाँ से कैसे निकला जा सके। जॉन कहता है कि अगर गार्ड्स को पता चल गया कि तुम अपने सेल में नहीं हो तो क्या उन्हें शक नहीं होगा। तभी क्लेरेंस बताता है कि यहाँ मेरी एक पहचान का एक बार्बर है जो कैदियों के बाल काटता है, वो हमें बाल सप्लाई कर सकता है।
और उसे यूज करके हम एक डमी हेड बनाकर इसे बेड पर लिटा देंगे, जिसके बाद हम दीवार की सुरंग से निकलकर ऊपर छत पर भी होंगे, तब भी गार्ड्स को शक नहीं होगा। लेकिन बात अभी भी वही थी, जेल से तो निकल जाएंगे लेकिन समंदर का पानी कैसे पार करेंगे। मॉरिस जॉन से कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी मदद पड़ेगी, तुम तो क्लोजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ तुम्हें इन पुलिस अफसरों के रेन कोट्स मिल जाएंगे, तुम कुछ रेन कोट्स चुरा कर मुझे दे देना, हम उससे एक ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट बनाकर समंदर को पार कर सकते हैं। यहाँ चार्ली कहता है कि भाई मुझे भी कोई काम दो, मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मॉरिस चार्ली से कहता है कि जब मैं वेंटिलेशन की जाली खोलूं तो तुम पहरा देना ताकि कोई गार्ड हमें देख न ले, और जब तुम खोदोगे तो मैं पहरा दूंगा। मॉरिस का प्लान सभी को पसंद आता और इसी रात काम शुरू कर देते हैं, लेकिन दीवार खोदने के लिए नेल कटर बहुत छोटा था, जिसे चलाने के लिए मॉरिस को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता था और मॉरिस को दीवार खोदने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से मॉरिस के हाथ में काफी ज्यादा चोटें भी आई थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और दीवार को खोदने लगता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे खुदाई के लिए बड़े नेल कटर की जरूरत है, नेल कटर से दीवार खोदना बहुत मुश्किल है। तभी मॉरिस अपने हाथ में चम्मच को देखता है और उसे एक आइडिया आता है। वो जानबूझकर चम्मच को अपने जूते में घिसकर उसे गंदा कर देता है। इसके बाद मॉरिस ने गार्ड को बुलाया और कहा कि एक चम्मच गंदा है, मुझे दूसरा चम्मच चाहिए। तो बाकी लोगों ने भी इसका चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। गार्ड को इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगी और इसमें चम्मच बदलने की इजाजत दे दी। इसके साथ वो सीधा टेबल की तरफ बढ़ता है तो वहाँ एक गार्ड बैठा होता है। तो जैसे ही वो चम्मच बदलता है तो जॉन उसे अपनी बातों में उलझा लेता है। उसका फायदा उठाते हुए मॉरिस ने एक की बजाय 2 चम्मच उठा लिए। एक चम्मच को छुपाकर अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद वो सीधा अपने सेल में चला जाता है। रात को इंग्लिश उसे बुक देने आता है तो मॉरिस उसे पूछता है कि यहाँ कोई वेल्डिंग करने वाला औजार मिलेगा। तो इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस का अभी भी यहाँ से भागने का भूत नहीं उतरा। तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम मारे जाओगे या पकड़े जाओगे और इससे तुम अपनी जान भी गवा दोगे। इतने सालों में मुझे भागने का ख्याल नहीं आया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से नहीं भागा जा सकता, लेकिन तुम जिद्दी हो, करो कोशिश। लेकिन मॉरिस को इसकी वार्निंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन मॉरिस लिटमस से माचिस मांगता है और कहता है कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने हिस्से का खाना आपके चूहे को हर रोज दूंगा। लिटमस खुश होकर डील मान जाता है क्योंकि लिटमस को चूहा बहुत पसंद था। इसी रात लिटमस मॉरिस को अपनी माचिस पास कराता है। मॉरिस नेल कटर के हैंडल को निकालता है जिससे वो एक छोटा सा बेलचा बनाने जा रहा होता है। फिर वो चम्मच को तोड़कर नेल कटर की हैंडल से जोड़ लेता है। माचिस चलाकर दोनों को अच्छी तरह से वेल्ड कर लेता है और एक नोकीला औजार तैयार कर लेता है। फिर वो इसी बेलचे से खुदाई शुरू कर देता है। चार्ली पहरा देता है, अगर कोई गार्ड इस तरफ आया तो वो तुरंत मॉरिस को खबरदार कर देगा। चार्ली पहरा देते देते उसकी आंख लग जाती है। तभी वहाँ एक गार्ड आता है। खुशकिस्मती से इंग्लिश एन वक्त पर उस गार्ड का ध्यान भटका देता है। दूसरी तरफ इंग्लिश की बात सुनकर चार्ली की आंख खुल जाती है। वो टेंशन में सीटी भी नहीं मार पाता। इसके बाद वो एक चीज गिरा देता है और मॉरिस उसका इशारा समझकर बैंड को चीज से कवर कर देता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। गार्ड कहता है कि यहाँ कुछ चलने की स्मेल आ रही है। यह मॉरिस कहता है कि आपके रहते हुए यहाँ कोई स्मोक कर सकता है, मुझे तो यहाँ कोई बदबू नहीं आ रही। गार्ड को भी ठंडक पहुँच जाती है कि चलो कोई तो मेरी कदर करता है। इसके जाते ही मॉरिस वेंट के कंक्रीट निकाल लेता है, लेकिन वो देखता है कि वेंटिलेशन जाली के साथ पेच भी घुसे हुए हैं जिसे काटने के लिए कोई शार्प औजार लगेगा। इसी दौरान मॉरिस को जब भी बाहर निकलने का मौका मिलता तो वो ग्रिल से निकली हुई सीमेंट बाहर गिरा देता। अगले दिन वो कारपेंटर का काम करते हुए एक नुकीली सी चीज उठा लेता है, लेकिन चार्ली इसे कहता है कि तुम मेटल डिटेक्टर से बचकर यहाँ से कोई चीज कैसे लेकर जाओगे। मॉरिस कहता है कि वो सब मैं देख लूंगा। जब मॉरिस बाहर जाता है तो मेटल डिटेक्टर बजने लगता है। दरअसल मॉरिस मेटल को हाथ में उठा लाता है। गार्ड पूछता है कि ये क्यों लेके जा रहे हो, तो वो कहता है कि सर मैं इसे कपड़े टांगने के लिए यूज करूंगा। गार्ड कहता है कि ज्यादा होशियार मत बनो और मुझे दे दो। ये कहकर गार्ड उससे वो मेटल ले लेता है और मॉरिस को पूरी तरह चेक करके जाने देता है। लेकिन अपना हीरो तो हीरो है, उसने 2 मेटल चुराए थे, एक इनको चकमा देने के लिए और एक अपना काम करने के लिए। एक तो वो अपने हाथ में ले आया था, दूसरा शूज के अंदर छुपा लाया था। इस मेटल से वो जाली काट लेता है। अब बारी आती है गार्ड को चकमा देने के लिए डमी सर बनाने की। जॉन नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करके ले आता है और क्लेरेंस लाइब्रेरी से पुरानी किताबें इकट्ठे कर लेता है। सारा सामान इकट्ठा होने के बाद मॉरिस पानी और पुराने मैगजीन के साथ एक डमी सिर बनाने लगता है। इसके ऊपर पेंट और नकली बाल लगाकर बिल्कुल रियल दिखने वाला एक नकली सिर तैयार कर लेता है। साथ ही मॉरिस ने अपने प्लान को मजबूत करने के लिए नकली कार्डबोर्ड बनाए। इस रात मॉरिस अकेले
अकेले ही सुरंग में जाने का फैसला करता है और अपनी नकली सर की डमी बनाई हुई बेड पर रख देता है, उसको कंबल से ढक देता है, जिसके बाद वो नकली कार्डबोर्ड लेकर सुरंग से बाहर निकल आता है। मॉरिस पाइप को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ चार्ली बाहर पहरा दे रहा होता है। छत पर पहुंचकर मॉरिस देखता है कि वहाँ पर एक लोहे का ग्रिल है जिससे वो चाहकर भी नहीं पहुंच पाता और फिर गार्ड आता है। रात तक तुम वेट क्यों कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त मॉरिस इतनी जल्दी क्यों सो गया है? चार्ली कहता है कि जी सर, आज मॉरिस कारपेंट्री का काम करते करते थक गया था, इसलिए वो जल्दी सो गया। तभी अचानक गार्ड के हाथ से इसकी लाठी गिर जाती है और उसे उठाते हुए देखता है कि मॉरिस के बाल बहुत अजीब दिख रहे हैं। अब चार्ली डर के मारे कांपने लगता है और सोचता है कि आज तो काम से गए। गार्ड सेल के अंदर से इसके बाल टच करता है तो मॉरिस पूछता है कि क्या हुआ सर, क्या मेरे बाल बहुत पसंद हैं? खुशकिस्मती से मॉरिस एन वक्त पर नीचे आकर लेट गया था। अगली सुबह मॉरिस अपने दोस्तों को बताता है कि छत पर एक ग्रिल लगा हुआ है, उस ग्रिल तक पहुंचने के लिए मुझे मदद चाहिए। तब जॉन कहता है कि मैंने अपना वेंट पूरी तरह खोल दिया है, आज रात मैं भी छत पर पहुंच जाऊंगा। इसी रात मॉरिस और जॉन अपने वेंट्स के जरिए छत पर पहुंच जाते हैं। जॉन मॉरिस को उठाता है और मॉरिस ग्रिल तक पहुंच जाता है। देखता है कि ये लोहे का ग्रिल बहुत ही मजबूत है और उसको पूरी तरह से वेल्ड किया गया है और इसे निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि इसे ड्रिल मशीन से निकाला जा सकता है। अगले दिन क्लास में कुछ कैदी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, तभी मॉरिस की नजर वहाँ पर रखे हुए एक छोटे से पंखड़ पर पड़ती है, जिसे देखकर मॉरिस को लगता है कि वो इस पर काम करके एक ड्रिल मशीन बना सकता है, जिसके लिए वो चार्ली से कहता है तुम किसी तरह से करके इसे पंखे को छुपा लो। बड़ी आसानी से इस पंखे को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा कर रख लेता है। जब चार्ली बाहर आता है तो गार्ड इसके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को चेक करता है, लेकिन इन्हें पंखा नजर नहीं आता और चार्ली को जाने देता है। और पंखा जैसे ही मॉरिस के हाथ लगता है, मॉरिस इस पर काम करना शुरू कर देता है और कई घंटों बाद मॉरिस इस पंखे से एक ड्रिल मशीन तैयार कर लेता है। इस रात मॉरिस और जॉन छत पर चढ़कर लोहे के रॉड को इस ड्रिल मशीन से काटने लग जाते हैं। ड्रिल मशीन की आवाज काफी होती है। गार्ड ड्रिल की आवाज सुनकर फौरन ऊपर आने लगता है। तभी मॉरिस एक रॉड काट लेता है और गिल की आवाज बंद हो जाती है। गार्ड इसे नजरअंदाज करके आगे चला जाता है और अब इन चारों ने भागने के लिए अपनी सभी रास्ते खोल दिए थे। इसके बाद वो एक रात दुनिया की सबसे सिक्योर जेल एल्काट्राज से भागने वाले थे, जिससे आज तक कोई नहीं भाग पाया था। अगले दिन फिर इनकी मीटिंग होती है वहाँ के मूवी हॉल में, जहाँ सब मूवी देख रहे होते हैं। मूवी की आवाज के बीच में मॉरिस चार्ली और क्लेरेंस से पूछता है कि क्या तुम्हारा वेंट तैयार हुआ है और इन रेन कोट्स का क्या हुआ जिससे हम बोट और जैकेट्स बनाने वाले थे। वो बताते हैं कि सब कुछ तैयार है, हमारा डमी सर भी तैयार है, बस सिर्फ निकलने की देरी है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मॉरिस ने डाक के दिए हुए फूल को टेबल पर रखा। वार्डन जब इस फूल को देखता है तो वहाँ रखे हुए फूल को मसल देता है। ये देखकर लिटमस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये फूल डॉग का फेवरेट था और डॉग मर चुका था। लिटमस अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता और इस पर हमला कर देता है। एक तो तुमने डॉग को मार दिया और दूसरी तरफ तुम उसकी दी हुई एक छोटी सी निशानी को भी नहीं छोड़ रहे। लेकिन जैसे ही वार्डन पर हमला करता है तो इसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो अचानक से गिर जाता है। मॉरिस को वार्डन पर बहुत गुस्सा आता है। चारों उसी रात बच निकलने का फैसला करते हैं। मॉरिस आधी रात का इंतजार कर रहा होता है ताकि गार्ड्स का पहरा जरा कमजोर हो जाए तो हम आसानी से बच निकल पाएंगे। तभी मॉरिस के सेल में इंग्लिश से कुछ बुक्स देता है। मॉरिस उससे कहता है कि आखिरी बार मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस ने यहाँ से बच निकलने का प्लान बना लिया है, लेकिन फिर जो होता है मॉरिस के तो वहमो गुमान में भी नहीं था। वार्डन अचानक से इस सेल को चेक करने आता है, जैसे किसी ने इनके प्लान के बारे में बता दिया था। मॉरिस बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इतने महीने की मेहनत के बाद इसके प्लान में पानी फिर जाना था। तभी गार्ड मॉरिस के सेल के हर एक कोने को चेक करने का हुक्म देता है। गार्ड मॉरिस की सेल की हर एक चीज चेक करता है, लेकिन मॉरिस एक का कोई आम कैदी नहीं था। उसने कोई एक छोटा मोटा प्लान नहीं बनाया था जिससे वार्डन तो क्या वार्डन का मामा भी नहीं पकड़ सकता था। यहाँ तक कि गार्ड्स ने जब इस खास जगह से सूटकेस हटाया जहाँ मॉरिस ने सुरंग बनाई हुई थी तो वहाँ भी मॉरिस नहीं पकड़ा गया क्योंकि इसने नकली कार्डबोर्ड बना के दीवार पर फिट कर दिया था। जब वहाँ कुछ नहीं मिलता तो गार्ड चले जाते हैं, लेकिन गार्ड वार्डन को बताता है कि मॉरिस और चार्ली रात भर बातें करते रहते हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, जिससे वार्डन कहता है कि ठीक है, तुम कल मॉरिस का सेल चेंज कर दो, जिससे ना वो साथ रहेंगे और ना वो बात कर सकेंगे। अगले दिन वुल्फ टेबल पर मॉरिस को धमकाता है और कहता है कि आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। मॉरिस अपने साथियों से कहता है कि ये गधा बिल्कुल ठीक कह रहा है, आज रात मेरी यहाँ पर आखिरी रात होगी और मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा। दोपहर को वुल्फ मॉरिस पर चाकू से वार करने जाता है, तभी इंग्लिश बीच में आ जाता है और कहता है कि हौसला रखो। इंग्लिश भी मॉरिस की मदद करना चाहता है, चाहे वो कामयाब हो या ना हो।
उस रात मॉरिस, जॉन, चार्ली और क्लेरेंस अपने अपने इवेंट से निकलकर ऊपर छत पर मिलने का वादा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेल में पहुंचता है तो चार्ली इसको घबराहट होने लग जाती है। वो सेल में अकेला बैठकर ना पहुंचने का इरादा करता है। बाकी अपने अपने इवेंट से निकलकर ऊपर छत तक पहुंच जाते हैं। फिर वो चार्ली का काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन जब इन्हें पता लगता है कि चार्ली नहीं आएगा तो वो चार्ली को छोड़कर निकल जाते हैं। वो तीनों अपने प्लान में आगे बढ़ने लगे और इधर चार्ली का सपना अपनी आंखों से दूर होता हुआ नजर आ रहा था। तीनों धीरे धीरे सर्च लाइट से छुपकर भागने लगे। इस तरह वो चुप चुप कर बिल्डिंग की एंड तक पहुंच जाते हैं। तभी चार्ली को जोश आता है और वो अपने वैन से निकलकर छत पर आ जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो अकेला वहां इस दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा था। यानी उसने अपनी आजादी का मौका डर की वजह से खो दिया। दूसरी तरफ वो तीनों पाइप से लटक कर जमीन पर नीचे आ जाते हैं। टावर में बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरों से बचते बचाते जेल की आखिरी दीवार तक पहुंच जाते हैं। फिर वो तीनों बारी बारी इस फेंस की दीवार पर चढ़कर जेल से बाहर निकल आते हैं। अब वो तीनों तेजी से दौड़ते हुए समंदर के किनारे पर आ गए। तीनों रेनकोट्स को निकालकर इसके जरिए हवा भरने लगते हैं। मुंह से हवा भरने में काफी टाइम लग रहा था, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो तीनों अपनी पूरी ताकत से जैसे तैसे करके इसमें हवा भर देते हैं और रेनकोट को फुला देते हैं और बोर्ड को पानी में डाल देते हैं। इस तरह वो तीनों एल्केट्राज के रुतबे को मिट्टी में मिलाते हुए भाग जाते हैं। अगली सुबह गार्ड हर सेल को चेक कर रहा होता है। तभी शुरुआत में तो सब इसको ठीक दिखाई दिया, लेकिन जब वो चार्ली के पास पहुंचता है तो चार्ली अपने सेल में भूत की तरह खड़ा होता है। दिल ही दिल में खुद को ताने दे रहा होता है, काश कल रात को थोड़ा सा हिम्मत जता लेता तो शायद बाकी लोगों की तरह बच निकल जाता। गार्ड चार्ली से पूछता है, तुम्हारा दोस्त इतनी देर तक क्यों सो रहा है? ये कहकर वो मोरिस के सेल में जाकर इसे आवाज देता है, लेकिन मोरिस इसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो भाग गया था। फिर गार्ड को गुस्सा आता है। वो सेल को खोलकर इसे बालों से पकड़कर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब गार्ड इसे जोर से ऊपर खींचता है तो डमी सेट नीचे गिर जाता है। गार्ड ये देखकर बहुत हैरान होता है। उसके पांव तले जमीन निकल गई थी क्योंकि मोरिस अब सेल में नहीं था, वो आजाद था। बेड पर उसने अपनी डमी सर छोड़ा था, जिसके बाद पूरे अल्काट्राज में सायरन बजने लगता है। पूरे जेल में ये बात फैल गई थी कि जेल से कुछ कैदी भाग चुके हैं। इसके बाद वार्डन इन तीनों को जेल के हर कोने में ढूंढने लगता है। जब वो तीनों जेल में नहीं मिलते तो वार्डन समंदर में एक सर्च ऑपरेशन करवाता है। वार्डन को यकीन नहीं होता कि वो तीनों बच निकल गए हैं। इसे लगता है कि वो तीनों जरूर पानी में मर गए होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वार्डन चाहता था कि तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। वो तीनों समंदर के पानी को पार करके आजादी के सांस ले रहे होंगे। वार्डन से हेडक्वार्टर्स के अफसरान सवाल पे सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम सो रहे थे? वार्डन बहुत ही टेंशन में होता है, लेकिन तभी वार्डन को वहाँ पर डॉग का वही फूल मिलता है, जिसका मतलब था कि मॉरिस वार्डन से डॉग का बदला भी लेना चाहता था। तभी सर्च टीम का हेड आकर बताता है कि सर समंदर की हर तरफ सर्च हो चुका है, लेकिन इनकी डेड बॉडीज नहीं मिली। अब वार्डन अपनी नौकरी और खुद की इज्जत बचाने के लिए इसे कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा रिपोर्ट लिखो। इन तीनों ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तीनों पानी में डूब के मर गए। वार्डन की इस बात को किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। इसके बाद मॉरिस अल्काट्राज की जेल को तोड़ने में पूरी दुनिया में जीनियस के नाम पर मशहूर हुआ और इस वाकये के 1 साल बाद अल्काट्राज की जेल को बंद कर दिया गया, क्योंकि अब इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि यहाँ से कोई नहीं बच सकता। इस तरह ये कहानी सच्ची फिल्म पर बनाई गई खत्म हो जाती है। इस मूवी का लेसन है कि अगर आप वाकई ही कुछ करना चाहते हैं तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखो और अपने रब पर यकीन रखो। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।